आज हम कक्षा 12वीं गणित अध्याय 7 प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। अध्याय 7 समाकलन पार्ट 2। देखो एनसीईआरटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने अवकलज के अनुप्रयोग तक पढ़ा था, तो अब हम आते हैं किस पर, पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में देखो अध्याय 7 जहां स्टार्ट है वहां पर लिखा हुआ है समाकलन इंटीग्रल्स, लिखा हुआ है ना। तो समाकलन क्या है, एक्चुअली में समाकलन है क्या? समाकलन जो है अवकलन की व्युत्क्रम क्रिया है। समाकलन क्या है? अवकलन की विपरीत क्रिया है। अवकलन की कौन सी क्रिया है? विपरीत क्रिया है। ठीक है ना, विपरीत क्रिया है। इसलिए समाकलन का जो आंसर मिलता है ना उसको हम प्रति अवकलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज बोलते हैं। क्योंकि समाकलन अवकलज, अवकलज मतलब जैसे किसी फलन का अपना अवकलन किया, किसी फलन का अपना क्या किया, अवकलन। तो अवकलन करने पर आपको जो आंसर मिला, आंसर, तो उसको बोलते हैं अवकलज। आंसर को क्या बोलते हैं? उस अवकलज का आपने समाकलन कर दिया तो वापस वही सवाल आ जाएगा, वही फलन आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रति अवकलज। तो आप देखो प्रति अवकलज या पूर्वक एक शब्द आया है, देखो आपके इसमें जहां पर फोटो बनी है ना लेबनीज की, पहले पेज पर देखो, उसी नीचे देखो लिखा है फलन के प्रति अवकलज या पूर्वक कहलाते हैं, लिखा है ना। प्रति अवकलज या क्या कहलाते हैं? पूर्वक, उन्हीं को पूर्वक बोलते हैं। अब इसके बाद आप टेबल 7.1 देखो। टेबल 7.1, टेबल 7.1 में इस तरफ देखो प्रतीक लिखा है, उस तरफ अर्थ लिखा है। तो जो इंटीग्रेशन का साइन बना है ना एफ एक्स, उस तरफ क्या लिखा है? जो एफ का एक्स के सापेक्ष समाकलन। इसमें देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में एफ एक्स को क्या बोलते हैं? समाकल्य। जिसका समाकलन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? समाकल्य। किसको बोलते हैं? जिसका हम समाकलन कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? समाकल्य बोलते हैं। ठीक है ना। और x के सापेक्ष होता है समाकलन, बाकी कोई नई चीज में है नहीं। अब सीधे सूत्रों पर आते हैं। ठीक है ना। समाकलन के प्रमुख सूत्र, समाकलन के प्रमुख सूत्र, एक्चुअली में जो अपने अवकलन के सूत्र पढ़े हैं ना, अवकलन के सूत्र, उनका विपरीत है वो क्या? समाकलन। तो मैं एक बार आपको दोनों बता देता हूँ एक साथ में। ठीक है ना, दोनों। तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, एक्चुअली में मैं इस तरफ लिख देता हूँ अवकलज, इस तरफ क्या लिख रहा हूँ उसका? अवकलज। और यहाँ पर काय के सूत्र आएंगे? समाकलन के। तो यहाँ पर उसका समाकलन लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है ना? तो दोनों एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप ये जान पाओ कि ये उसका विपरीत है। ठीक है। तो इसमें से पहला सूत्र आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, पढ़ा था ना। तो अगर मैं एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इसका अवकलन कर दूं तो एक्स टू द पावर एन आएगा आंसर। आप करके देख लेना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि एक्स टू द पावर एन का जो समाकलन है वो क्या होता है? एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्यों? इसका अवकलन ये होता है तो इसका समाकलन ये होगा। यह पर याद रखना है एन डज नॉट इक्वल टू -1। एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, यहां भी नहीं होगा। अगर एन की वैल्यू -1 होगी तो ये 0 हो जाएगा, नॉन डिफाइन नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एन डज नॉट इक्वल टू -1, यहाँ भी वही लागू। एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए तभी ये सूत्र लगेगा, तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है ना। दूसरा सूत्र, दूसरा पहले यहाँ देखते हैं दूसरा सूत्र। अगर मैं आपसे बोलूं कि अचर राशि का अवकलन करो तो क्या आता है? 0। तो अगर मैं आपसे बोलूं 0 का समाकलन करिए तो आपको लिख देना है अचर, अचर राशि। अचर राशि का अवकलन क्या होता है? 0 का समाकलन। लेकिन इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? क्या हम कहीं करेंगे ऐसा? हाँ करेंगे, हम बताते हैं आपको कहाँ करेंगे। देखो तीसरा, अब आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। तो इसका क्या था हमारे पास? e टू द पावर x। तो यहाँ पर भी होगा, नहीं होगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू, लेकिन हम प्लस में c लिख देंगे। अब ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हर एक नंबर के साथ में प्लस में 0 तो होगा ही सबके साथ, और 0 का समाकलन क्या होता है? तो यहाँ पर जो सी लिख रहा है ये हर सवाल में हर सूत्र के साथ होगा। इसको बोलते हैं समाकलन नियतांक।
क्या कहते हैं इसको? इसकी वैल्यू वहां आपको जरूर लिखनी है जहां अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हो। ये जो हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में, लिमिट होती है 0 to 1, 0 to r, 3 to 5, 0 to पाई, लिमिट हो। अगर लिमिट के साथ है तो वो क्या कहलाता है? निश्चित समाकलन। निश्चित। अगर लिमिट नहीं है तो क्या कहलाएगा? अनिश्चित। क्योंकि अनिश्चित समाकलन है इसलिए इसमें सी देना है। अब मैं फिर से बता दूं क्यों देना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो, जैसे मैंने कहा आपसे कि x + 5 का समाकलन करो तो आ जाएगा 1 + 0 आएगा, यानी कि 1 आएगा, नहीं आएगा। अब चलो 1 का समाकलन कर दो तो x मिल जाएगा। 1 का समाकलन क्या होता है? x। लेकिन ये 5 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 5? क्योंकि अचर का 0 हो गया ना, अब 0 का c होता है तो वो c उसी 5 को शो करता है। जो c लिखते हैं ना अपन प्लस में c, ये ऐसी संख्या जो अचर राशियों का अवकलन शून्य हो जाता है ना, उनको लिखता है। यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए d/dx x। x की वैल्यू अवकलन क्या होता था? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या लिख देना है आपको? x। ये ध्यान रखना है ना। प्लस में क्या लिखना है? c लिखना है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, चलो 5वां सवाल। डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x बेस क्या होगा? ये इसका क्या था? याद है ना? तो यहाँ पर लिख दो आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, या 1/x का मतलब x to the power -1। बात तो एक ही है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? log x। प्लस में क्या लिख देना है? ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या लिखा था? x की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो ये वाला सूत्र नहीं, ये वाला सूत्र लगेगा। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? अगर x की वैल्यू -1 है, n की वैल्यू -1 है n की, तो फिर ये वाला सूत्र नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है? ये वाला लगाना है। चलो अब यहाँ पर आते 6 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। पहले a to the power x इक्वल टू क्या था? a to the power x इंटू log a था कि नहीं था? यहाँ पर क्या होगा? अगर हम log a को इसकी बटे में ले आए तो a to the power x अपन log a बराबर a to the power x आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6वां a to the power x का अगर आप समाकलन करोगे तो मानो क्या आएगा? a to the power x अपॉन log a। आगे बात समझ में आ रहा? ये आएगा। बात समझ आ रही? क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि तुम इसको इसके बटे में ले आओ तो a to the power x अपॉन log a इक्वल टू a to the power x, तो a to the power x का ये हो जाएगा। ठीक। अब आता है 7वां नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। बताओ जल्दी से, sin x का क्या था? cos x। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x। क्या लिखना है? प्लस c। आ रही ना बात समझ में? फिर इसके बाद 8 नंबर पर आ जाते हैं। 8 नंबर पर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू क्या होता है? माइनस sin x। तो यहाँ पर माइनस sin x का क्या होगा? cos x। और अगर मैं यहाँ पर sin x लिखता हूं तो वहां पर माइनस cos x हो जाएगा। वेरी गुड। बात तो एक ही है, किसी तरफ लगा दूं। चलो अब यहाँ पर और आ जाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, इस तरफ का है कि सूत्र लिख रहे हैं हम? समाकलन। इस तरफ लिख रहे हैं अवकलज। इस तरफ क्या होगा हमारा? अवकलज। अवकलज। ठीक है ना? अब कितने हो गए थे हमारे? 8। 9 नंबर ले लो। 9 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का क्या होता है जल्दी बताओ? tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है? तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर दो 9 नंबर पर, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होगा? tan x प्लस क्या लगा देना? c को बोलते हैं समाकलन नियतांक। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। cot x का था माइनस cos स्क्वायर x, था कि नहीं था? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस इस तरफ लगा देना इक्वल टू आएगा माइनस cot x। 11 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। तो sec x का क्या था? sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर ये 11 नंबर सूत्र बना दो,
sec x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, प्लस में क्या लगा देंगे c। नंबर 12 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। cosec x का क्या था माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहाँ पर क्या आएगा 12 नंबर पर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू क्या होगा माइनस cosec x प्लस 1 2 3 4 5 6 हो गया ना वो पूरी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं समाकलन के प्रमुख सूत्र, ठीक है ना। देखो और कोई छूटा तो नहीं है, इनवर्स वाले रह गए अकेले, ठीक है ना, बाकी तो कोई छूटा नहीं है, ठीक है ना। इनवर्स वाले भी आप लिख लेते हैं। चलो अपने पास 13 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, याद करो इक्वल टू था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर उल्टा कर दो भैया, यहाँ पर 13 नंबर पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन बस एक्स प्लस सी, नहीं आएगा। अब वहां पर आप 14 नंबर पे आ जाओ, तो यहाँ पर 14 नंबर में क्या आएगा d/dx ऑफ cos इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√, तो यहाँ पर आ जाओ 14 नंबर बना दो इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू cos इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस यहीं पे ले लिया या यहाँ पर ले लो माइनस, है ना, कोई भी ले लो। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या था बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पर हिसाब करो 15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आप समझ गए दोनों एक साथ क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म याद रहे। आपको ये वाला याद करना है, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। और वो अपन कर चुके इतने दिन से वही कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस यहाँ ले लो इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आएगा cot इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक और ले लेते हैं 15 नंबर d/dx ऑफ साइन कोसेक हो जाएगा, है ना, sec इनवर्स एक्स इक्वल टू था 1/x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो 17 में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 का dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं आएगा 18 नंबर पे क्या आ जाएगा। अभी एक और रह गया अपना कौन सा कोसेक, तो उसको अपन और उसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो उसको ले लेंगे 18 नंबर पर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -1/x तो आप इसका उल्टा यहाँ पर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 नंबर में इंटीग्रेशन -1/x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बात समझ में आ रही है आपको? 18 के बाद नहीं आ रहा होगा वो, ठीक है ना। इतना समय हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा दिखा देंगे, एक बार लो दिख गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रमुख सूत्र हैं। अब वास्तव में ये मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं, बुक वाले ने भी इसलिए एक साथ लिखे हैं, ताकि आप इसको रटोगे तो परेशान हो जाओगे। आपको तो ये वाला याद कर लेना है। ये हमें पता है कि log x का 1/x होता है, तो फटाफट 1/x का क्या होगा log x। ये c आपको नहीं रखना है, c सबके साथ रहता है, ठीक है ना। c समाकलन सबके नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। समझ में आएगी ना बात सभी को? चलिए, तो ये सूत्र एक बार आपने देख लिए। अब आते हैं इनके सवालों पर, ठीक है ना। अब सब सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सूत्र लगा लगू के और उनको, ठीक है, आगे बढ़ा देना है। अब आप देखें, जैसे पहले तो आपको लिखी है निरीक्षण विधि, देखो निरीक्षण विधि लिखी है, लगे आपको
तो निरीक्षण विधि से वो क्या प्रयोग कर दिया, प्रति अवकलज पता कीजिए, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज, ठीक है ना। तो उसका प्रति अवकलज कैसे निकालेंगे, प्रति अवकलज का मतलब क्या होगा। अब हमारे लिए उदाहरण नंबर 1 में लिखा हुआ है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, इसका मतलब आपको समाकलन का सूत्र नहीं लगाना है, अवकलन वाले से पता करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में नंबर 1 cos 2x है ये, तो cos 2x किसका समाकलन होगा, sin 2x का होगा, sin 2x का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं, निरीक्षण कर रहा है विषय में, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, क्या sin 2x इक्वल टू क्या होता है, cos 2x इंटू 2, है ना, cos 2x इंटू 2 होता है, नहीं होता है। हम जानते हैं कि sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू cos 2x, कंफर्म, यस होता है, ठीक है ना। sin का cos 2x और 2x का 2। अब आप एक काम करो, 2 यहाँ बटे में ले आओ, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 1/2 इंटू sin 2x इक्वल टू क्या होगा, बताओ मुझे, इक्वल टू cos 2x होगा, नहीं होगा, या ऐसा लिख देते हैं, dy dx, इसको अंदर कर दो, 1/2 इंटू sin 2x इक्वल टू क्या होगा, cos 2x होगा कि नहीं होगा, तो नीचे लिख दो, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, भाई इसका अवकलन ये है ना, तो इसका समाकलन क्या होगा, 1/2 इंटू sin 2x होगा। क्लियर होगी कि नहीं होगी बात। और प्लस में सी क्यों लगा रहता है, समाकलन नियतांक, सी को क्या बोलेंगे, तो एक्चुअली में किया है अवकलन और लिख के दिया, ये कौन सी विधि कहलाएगी हमारी, निरीक्षण विधि कहलाएगी, कंफर्म है सबको। चलो अब आते हैं दूसरे पर, दूसरा 3x वर्ग, आंसर कब आया होगा, x घन का किया होगा, x क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर कब आया होगा, 4x स्क्वायर है कि क्यू है, 4x क्यू है, इसका थोड़ी आएगा, है उसमें, और 4x क्यू कब आया होगा, क्लियर है ना। हाँ तो बस, तो फिर पहले तो क्या लिख दो, क्या लिख दो कि हम जानते हैं, या क्यों कह दें, निरीक्षण से स्पष्ट है ना, या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। या आप चाहो तो यहाँ भी प्लस सी लिख सकते हो, तो अचर का क्या हो जाता है 0, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ इसको, आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस क्या लिख दो c, बस हो गया, ठीक है ना। चलो आते हैं तीसरे वाले पर, तीसरा, ज्यादा परेशान नहीं होना है, तीसरा फिर लिख दो वही, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू क्या होता है 1/x, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए log अपरिभाषित है। कभी भी log का सवाल होगा तो वहां पर लिखा होगा x ग्रेटर देन 0, क्या लिखा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए लघुगणक अपरिभाषित होता है, हम जानते हैं इसके बराबर नहीं होता है, इसलिए बोलो इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू क्या होगा log x, बस हो गया लोग। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, निरीक्षण का मतलब हुआ कि आपको अवकलन साइड से उसको उठाना है और समाकलन साइड में उसको रख देना है, ठीक है ना। चलिए तो अब अपन का ये हुआ एग्जाम्पल कौन सा, अब उदाहरण नंबर 2 है
समाकलनों को ज्ञात कीजिए निम्न फलनों के। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सवाल तो कई प्रकार से हो जाते हैं, एक बात ध्यान रखना, समाकलन में भाग का सूत्र नहीं होता है, ठीक है। तो भाग वाले क्या है, सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। पहला वाला इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स। जब भी इस टाइप का आए, इस टाइप का परिमेय फलन आ जाए, कौन सा फलन होगा, तो आपको कोशिश करना है इनको अलग अलग करने की, पृथक पृथक, इसको पृथक पृथक कर दो। देखो ऐसा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आप ऐसा कर देना। ये बात समझ में आ गई आपकी? आई। अब इससे क्या होगा फायदा, ये तो कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, अकेला एक्स, और यहाँ पर एक्स टू दी पावर माइनस 2। यही समझी बात को, नहीं बचेगा, बचेगा। अब इनका अलग अलग कर दो, एक्स का अलग कर देंगे dx, और एक्स टू दी पावर माइनस 2 का अलग कर देंगे। तो इसका क्या होगा, एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कौन सा लग गया, पहला सूत्र। इसमें एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी, ये चाची तो रहे सीपा चाची, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। और आप चाहो तो इसको लघुत्तम ले लो। अभी 1 अपॉन एक्स कैसे आया, माइनस 1 था ना, और यहाँ पर x की वैल्यू कहीं पर भी माइनस 1 तो है नहीं है, तो सूत्र लग जाएगा। अच्छा, यहाँ मुझे प्लस लगाना था, ठीक है। चलो अब आते हैं किस पर, दूसरे पर। दूसरे में भी वही कार्यक्रम करना है, एक्चुअली में तो वो आपसे प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है। पहले कर दो, इनको अलग अलग कर देते हैं फलन के रूप में। तो एक्स टू दी पावर 2/3 का dx प्लस 1 का dx। अब याद होगा माइनस 1 तो है नहीं है, तो बस चलेगा सूत्र। तो एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 का क्या होता है, x, याद करो सूत्र, और प्लस में c। तो एक्स टू दी पावर 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 बटे 5/3 धन x धन c। अब 5/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, 3/5 तो आ जाएगा 3/5 एक्स टू दी पावर 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। कठिन तो नहीं है ना। चलो अब आते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ 2/3 प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और एट लास्ट dx, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको समाकल्य। कहीं परीक्षा में पूछ लिया, समझ गया ना कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स में एफ एक्स को खाली स्थान कहते हैं, है ना। खाली स्थान तो ऐसे ही आते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तो थ्योरी पर पहले से नजर डलवा दी। अब एक्स टू दी पावर ऑफ 2/3 dx प्लस 2 को बाहर कर दो, ई टू दी पावर एक्स dx माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, इसका तो यही होता ना, और इसका log x हो जाएगा और प्लस बस a हो जाएगा x टू दी पावर ऑफ 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, इसको हम कर देते हैं 3/5 और प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस log x प्लस c आधारी। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये है आपका कौन सा उदाहरण है, ये समझ आया सभी को, बन जाने। अब देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल हम कर लेते हैं। एक तो हम 10वां ले लेते हैं। 10वें प्रश्न में लिखा है इंटीग्रेटेड अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बिल्कुल सरल सा है, आपको क्या करना है, स्क्वायर है ना, हाँ तो स्क्वायर है तो तोड़ो, सूत्र लगाओ। सूत्र लगाएंगे तो पहले क्या लिखते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा दो। इसको लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ब्रैकेट माइनस 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर माने 1 अंडर रूट एक्स का क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट और ये dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अभी इसका क्या आएगा x, इस तो कट ही गया ना 2 और ये 1/x और ये dx। अब तो सरल हो गया। चलो सेपरेट कर दो, x का अलग कर देंगे, -2 बाहर कर दो, अंदर 1 बचेगा, इसका अलग कर देंगे तो 1/x का अलग कर देंगे। आ रही बात समझ में ना। तो इसका क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2, x के ऊपर 1 + 1 + 1 नहीं आएगा, और इसका 2x और इसका log x और प्लस c। हो गया आंसर। ठीक है, चलो दूसरे पर आते हैं, 12वें प्रश्न पर। 12वें में क्या लिखा है, x³ - 3x + 4 अपॉन अंडर रूट x dx। कभी भी मैंने बोला दो परिमेय भिन्न हो, नीचे आपको कोई सिंगल भिन्न दी है, सेपरेट अलग अलग कर दो, पृथक कर दो। और अगर नीचे ये योग या अंतर के रूप में है, जैसे यहां पर है, तो ऊपर गुणनखंड बनाना है। ऊपर क्या बनाना है, तो नीचे का कट जाएगा, अभी बताएंगे। अब इसको पहले सेपरेट कर लो, x³ अपॉन अंडर रूट x। अंडर रूट x का मतलब क्या है, यहाँ एक बार लिख देते हैं पहले, x³ - 3x + 4 अपॉन x⁴ इसका मतलब ये है। ठीक है ना, अब करो इसको अलग अलग, फिर आधार समान घातें घटेंगी। x³ अपॉन x⁴ माइनस 3x अपॉन x⁴ प्लस 4 अपॉन x⁴ और ये dx नहीं भूलना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये काम करते जाते हैं, ये भूल जाते हैं, नंबर कटेंगे। नंबर कटेंगे क्या होता है, करते करते भूल जाते हैं, समझ गया आपकी, ये भी लिखना है तो नंबर कट जाएंगे उसमें। अब क्या आएगा, x⁴ - 1/2। हम जानते हैं आधार समान हो तो भाग की क्रिया में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर 3x⁴ 1 - 1/2 प्लस 4x⁴ -1/2 और यहाँ पर आएगा dx। इतना समझ आ गया सभी को। अभी आ गया हमारे पास x⁴ 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/2 माइनस 3x घात 1/2 और प्लस 4x घात 1/2 और यहाँ पर क्या आएगा dx। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, सीधा इंटीग्रेट कर दो, तो x⁴ 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 पहला नुकता माइनस 3x⁴ 1/2 + 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x⁴ -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस c। अब ये x⁴ 2 × 1 = 2 और 5 7 7/2 बटे 7/2। यहाँ पर 3x⁴ 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x⁴ 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब नीचे का व्युत्क्रम कर दो तो यह जगह 2/7 x घात 7/2। यहाँ पर उल्टा करेंगे और 3 से 3 कट जाएगा, 2 3 6 कर दो, नहीं आएगा तो 2 आएगा, 2x घात 3/2। यहाँ पर काट दो ना 3 से 3, ठीक है ना, नहीं आएगा ऐसे ही। और यहाँ पर 4 दूनी 8 x घात 1/2 और प्लस c। आंसर हो गया। तो समझ आया सभी को। अब लास्ट वाला जो प्रश्न है इसमें देखिए, ये जो 13वां है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड बनाना पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि समाकलन के भाग का सूत्र होता नहीं है, अवकलन में तो होता है, अंश इंटू हर का अवकलन माइनस अंश हर इंटू अंश का अवकलन पूरे बटे हर का वर्ग होता है ना। इसमें नहीं होता है, कहीं भी नहीं है। आप ये नहीं सुना कि अभी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ कैंसिल वैंसिल का होगा, तो कैंसिल ही होना है। अब आप सोचो जरा इन दोनों में से क्या है कॉमन,
एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स यहाँ से बचेगा 1 बचेगा ना। इन दोनों में से क्या है कॉमन, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1 तो है, अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्या इतना समझ में आ गया? क्या कर रहा हूं मैं, गुणनखंड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, गुणनखंड। ऊपर के हम गुणनखंड बना रहे हैं। अब एक्स माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा? एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लो दोनों में से, तो पहले वाले में से क्या बचेगा और दूसरे वाले में से 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब बताओ क्या होगा इसके बाद, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल। तो यही तो करा रहे थे, और इसलिए तो उसने ये सवाल दिया है क्या भैया गुणनखंड बना के कैंसिल कर लो। समझ गए ना? अगर ऐसा होता तो हम सेपरेट अलग अलग कर देते। अब ये क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन बस कर दो। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का क्या होगा एक्स और एक सी, हो गया आंसर। ठीक है ना? तो ये आपके कौन कौन से होगा सवाल आपके, ठीक है 10 हो गया हमारा, और 12 हो गया, और 13 हो गया। ठीक है ना? और कोई पूछ रहा है इसमें, देखो आप नहीं अभी आपको कोई दिख रहा हो, जैसे मुझे लग रहा है 19-20 है ऐसे, तो उसमें से एक आध करा लो, फिर अगली प्रश्नावली पर आ जाते हैं। अब हम इन 2 सवालों को और सीखते हैं, एक 20 नंबर और एक एग्जाम्पल लिया अपन है ना, टेन स्क्वायर एक्स हो, कोसेक स्क्वायर एक्स हो, वैसे सवालों को कैसे करना। ठीक, तो ये इसमें क्या करना है आपको, आप समझ रहे हो, अलग अलग कर दो। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और कुछ उपाय भी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाग का सूत्र इसमें होता नहीं है, और कुछ उपाय नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ये इसको 2 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, नहीं बनेगा? और यहाँ पर 3 इंटू साइन एक्स, पहले नंबर लिख देते हैं उस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा ना इससे तो। अब ये आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, इसका अलग कर देते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं, और ठीक है, और माइनस 3 साइन बटे कॉस मतलब 10x, 1 अपॉन कॉस मतलब सेक एक्स, इसका अलग कर देते हैं। अब आप देखो सूत्रों की लिस्ट में इसका सूत्र भी है, इसका सूत्र भी है, तो सूत्र लिख दो बस, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, याद है इसका सेक एक्स है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इसका 10x है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 10x, यहाँ पर लिख देंगे 3 सेक एक्स और प्लस सी, ये आंसर हो गया। समझ में आ गई ना बात, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, वो तो समाकलन है। अब इसमें जब ऐसा ये सवाल आता है, जब इसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि करें क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स का है या कॉट स्क्वायर एक्स का है, ठीक है ना, तो उनके समाकलन के सूत्र नहीं है, तो आपको इसको सर्व समीकरण लगा देनी है। पहले आपने लिखा, यहाँ से सॉल्व कर रहे हो, आपके पास है 10 स्क्वायर एक्स, तो आपको क्या लगानी है, देखो सर्व समीकरण, वी नो दैट, हम जानते हैं 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है। ये सर्व समीकरण लगा देनी है 10वीं क्लास। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू, बस ये सर्व समीकरण याद कर लो, अभी लगा दो। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, 10x स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आगे बात समझ में ना? अगर ये सर्व समीकरण याद नहीं आई तो जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, पेज ही पेज भरत रहे। समझ में आएगी ना बात? अब सोचो कितनी छोटी सी उसमें ट्रिक है, बूंद पकड़ में आएगी बात। अब सेक स्क्वायर एक्स अलग कर दो, इसका सेक स्क्वायर एक्स dx अलग कर दो, और माइनस 1 का, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, 1 का क्या होगा x और प्लस सी, आंसर हो गया। तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे किसका होगा, ऐसे होगा कॉट स्क्वायर एक्स का, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का तो सूत्र है, देखो
कॉट स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे, लिखोगे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर सूत्र नहीं है, तो उनको चेंज करना पड़ेगा कॉस 2x के सूत्र से। तो वो तो सवाल आगे आएंगे, वो सवाल आगे आएंगे आपको, ठीक है ना, पूरे सवाल बन जाएंगे। उदाहरण नंबर 5, हमें अब 3 विधियों से समाकलन पढ़ना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। कितने तरीके से पढ़ना है, तो 3 में से पहला है कौन सा, प्रतिस्थापन द्वारा। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करना है, उदाहरण द्वारा समझिए आप, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला हमारे पास सॉल्यूशन में आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx, ठीक है ना, साइन mx। प्रतिस्थापन द्वारा क्या होता है, साइन का तो हम जानते हैं माइनस कॉस होता है, लेकिन साइन mx का क्या होगा। तो आपको इन सवालों में क्या करना है, इसमें प्रतिस्थापित कर देना है, mx को आपको t u भी ऐसा कुछ भी मान लेना है, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिस्थापन किसका करना है, जिसका अवकलन विद्यमान हो। बस अभी ये लाइन याद कर लो आप, किसको करना है प्रतिस्थापन, किसका करना है, अवकलन विद्यमान हो। एक लाइन याद कर लो, फिर मैं लाइन को यहां समझाऊंगा, है ना, दूसरे बारे में। अब इसको कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं, माना mx बराबर t, मैं mx को t मान लेता हूं, प्रतिस्थापन हो गया। mx को क्या मानेंगे, एक बार बताओ, जैसे मैंने mx को यहाँ पर t माना, तो फंक्शन तो sin t बन जाएगा, तो यहाँ पर dt होना चाहिए। अगर मैं इसको t मानूंगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। नहीं समझिए बात को, तो फिर मुझे इसको dt बनाने के लिए मैं यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर ध्यान देते जाना है। एक ही सवाल में डिटेल करूंगा, बाकी में फिर हम डायरेक्ट लिखने लगेंगे। अवकलन करने पर करिए अवकलन, तो यहाँ पर आएगा d अपॉन डी एक्स एम एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टी, आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर एम एक्स एम एक्स का क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम यहाँ अवकलन कर रहे हैं और यहाँ समाकलन कर रहे हैं, आपके समझ में आ गई। अब बच्चे से क्या गलती हो जाएगी, यहाँ भी समाकलन, क्यों, वो रूटीन में चल रहा है ना। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कहाँ अवकलन कर रहे हैं और कहाँ यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं ना। एम इंटू इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स का तेरा गुणा कर दो, तो एम डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी। अब डी एक्स का मान निकाल दो, तो डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी अपॉन एम। अब देखो प्रतिस्थापन पूरा हुआ। अब अगर मैं एम एक्स को टी लिखता हूं, तो मुझे डी एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, क्लियर होगी ना बात। तो अब यहां लिख देंगे उक्त प्रतिस्थापन करने पर, उक्त प्रतिस्थापन करने पर माने ये वाले प्रतिस्थापन हम कर रहे हैं, तो सवाल क्या बनेगा हमारे पास, सवाल बन जाएगा यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स, साइन एम एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन टी इंटू डी टी बटे एम। कितना आ जाएगा, नहीं आएगा। अब एम तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एम को मैं बाहर कर देता हूं, तो अंदर आ जाएगा क्या, साइन टी और यहाँ पर डी टी। नहीं आएगा, बात समझ में आ रही। अब साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस सी। अब टी का मान वापस कर दो, टी किसको माना था, यहाँ पर टी बराबर एम एक्स ले लो, आंसर आ गया माइनस कॉस एम एक्स बटे एम प्लस सी, ये आंसर आ गया। समझ आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। मेरी बात आपने सुन ली थी, क्या बोला था मैंने, जल्दी बताओ अभी। जिसका अवकलन क्या हो, विद्यमान हो, यही बोला था ना, चलो ठीक है। अब आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक टू द पावर स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स, ये कहलाता ना समाकलन करना। तो आपको टी किसको मानना है यहाँ पर। अब प्रतिस्थापन देखो कितनी बार होगा। पहले तो आप अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब 2 भूल जाओ, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होगा,
तो विद्यमान है, विद्यमान है ना। तो सबसे पहले दिमाग में आओ अंडर रूट एक्स को टी मान लो, तो अंडर रूट एक्स दिखना बंद हो जाएगा। तो मैंने किसको माना? टी, जिसका अवकलन विद्यमान है। अच्छा देखो अवकलन विद्यमान का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x, तो 2 को भूल जाना, x होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? x, तो x होना चाहिए। इसी प्रकार अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होगा? 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 2 भूल जाओ, 1 अंडर रूट एक्स होना चाहिए। है कि नहीं है? तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, यहां लिख देते हैं माना अंडर रूट एक्स बराबर टी, मैंने इसको टी माना, ठीक है ना, टी यू बी, तो मैं जो भी मान रहा हूं। अब एक्स के सापेक्ष क्या कर दूं? क्यों करना, कोई बताओ मुझे क्यों करना? क्योंकि फंक्शन में टी हो जाएगा, तो यहां पर क्या चाहिए? dt चाहिए। भाई फंक्शन में टी आ गया तो किसके सापेक्ष होगा? dt के सापेक्ष, नहीं तो फिर कैसे होगा? तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन हो लिख देंगे, नहीं तो तुम लोग समाकलन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, देखते चलना, इक्वल टू आ गया डी अपॉन डी एक्स टी, इसका होगा 1/2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसका यहाँ गुणा कर दो तो 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स, और 2 का गुणा यहाँ कर दो तो क्या बन जाएगा? 2 डी टी। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर है ना। अब आप ये प्रतिस्थापन इसमें करो, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन करने पर, क्या लिखेंगे? जरूरी नहीं है प्रतिस्थापन करने पर। अब ये प्रतिस्थापन करो सवाल में, तो देखो क्या होगा। पहले सवाल को हम ऐसा लिख लेते हैं, सवाल ऐसा लिखा है 10 टू दी पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स, ऐसा लिख ले रहा है, बात तो एक ही है। अब 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख देंगे? 2 डी टी लिखेंगे ना। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पर बढ़ा देते हैं, इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर 4t, यहाँ पर सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पर 2 डी टी, ये कहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एक बार क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब आप सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर टी का 10 की, या 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर टी होगा नहीं, सेक का तो अवकलन क्या होगा? सेक इंटू 10, और 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर अवकलन विद्यमान है, 10 का अवकलन विद्यमान है। एक बार फिर से प्रतिस्थापन करो, एक बार फिर से। अब हम 10t को u मान लेंगे, आपके समझ आएगी ना बात? क्यों? क्योंकि 10 का अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर विद्यमान है। तो अभी मैंने नियम क्या बताया? प्रतिस्थापन में किसको मानना है? तो मैं फिर से यहां मान लेता हूं। अब पुनः यहां लिख देते हैं, पुनः माना 10t को मैं क्या मतलब भी मान लेता हूं, भी। अरे इतने तो अक्षर रही, बेटा मान ली। अब यहाँ पर t है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन करना। यहाँ पर x था तो किसके सापेक्ष किया था? यहाँ तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्यों करना, जल्दी बताओ मुझे। क्योंकि यहाँ पर भी हो जाएगा ना, e को d भी ना बनाना पड़े, के सापेक्ष अवकलन या अवकलज करने पर। चलो करो, तो d अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या आएगा? 10t, यहाँ पर आएगा d अपॉन डी टी भी। देख रहा सभी? अब यहाँ आ जाते हैं ना, ज्यादा नीचे नहीं जाना है। 10t का क्या होगा? सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पर क्या आएगा? डी भी बटे डी टी। अब डी टी का तिर्यक गुणा कर दो, तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी इक्वल टू क्या आ गया? डी भी। आ गया नहीं आ गया? अब फिर आ जाओ इस पर और प्रतिस्थापन करो। चले तो प्रतिस्थापन करने पर, उक्त प्रतिस्थापन करने पर, ध्यान देना बच्चों, करो ये प्रतिस्थापन करो तो क्या होगा? ये जो सवाल है ना, कौन 10 टू दी पावर 4t सेक स्क्वायर टी और dt, और एक काम करते हैं 2 बाहर कर लेते हैं, ये है ना 2, इसको कहां लिख लो? बाहर। तो इसको मुझे क्या लिख देना चाहिए? इसको d भी, और यहां पर आएगा भी
लेकिन यहाँ पर एक काम और करना है। चलो मैं इसको पहले 1 मिनट इसको ऐसा लिखा रहने दो। देखो 2dt, मैं इसको थोड़ा सुधार देता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसको 10 t को मैंने क्या माना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10⁴t और 2 बाहर ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ पर sec स्क्वायर t और ये dt। ठीक है, अब कर दो। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा v के ऊपर 4 की घात और यहाँ पर आ जाएगा dv। बोलो क्यों आ गया ऐसा? भाई आपने v किसको माना, तो ये तो v बन गया, तो v की ऊपर 4 घात हो गई। और इसको जब v मानोगे तो sec स्क्वायर t dt क्या बन जाएगा, dv। यहाँ पर मैंने dv लिख दिया। अब पूरा सवाल औकात पे आ गया। अब इसमें x घात n का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, तो कर दो। तो 2 इंटू v के ऊपर 4 धन 1 बटे 4 धन 1 और धन c। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अब वापस भी तो जाना है जहां से चले थे। अब वापस आएंगे। देखो अब आंसर आया हमारे पास 2/5 v के ऊपर 5 प्लस c। पहले तो रखो v का मान, पहले रखो v का मान। अब यहां पर लिख दो, क्योंकि v किसको माना था मैंने, 10t को। तो आंसर आ गया हमारा 2/5 10⁵ t प्लस c। अब t किसको माना था, अब t बराबर √x रखने पर होगा नहीं होगा। तो अब और आगे बढ़ो। तो सवाल में आ गया आंसर 2/5, यहाँ पर 10⁵ √x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है ना। आंसर तो हमें उसी रूप में निकालना पड़ेगा जिस रूप में फलन है। फलन किस फॉर्म में था, √x के, यानी x के फॉर्म में। तो आंसर भी किस में आ गया, x के फॉर्म में। क्लियर है ना। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि t किसको मानना है, जिसका अवकलन। अब थोड़ा सा सोचो, मुझे बताओ इसमें किसको मानेंगे t, tan इनवर्स। बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों, tan इनवर्स x का हम अवकलन करें तो आएगा 1/1 तो देखो उसने फिर से पहले दिया ही है। सभी समाकलन के सवाल हम बस एक ट्रिक पकड़ जाना आप, तो आपसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बन गया। प्रतिस्थापन का मतलब ही यही है, वो उसी चीज को प्रतिस्थापित कराएगा जो उसमें विद्यमान होगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। ठीक है ना। तो इतना समझ आ गया सभी को, बता दें इसको करना वरना तो नहीं है। हाँ ठीक है। अब आते हैं अपन किस पर, चौथे वाले पर। चौथे वाले सवाल पर आ जाएं कि नहीं आ जाएं। चलो अब देखते हैं चौथा प्रश्न है। तो चौथे में आपको दिया था, क्या दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x का dx। ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, इसको ऐसा लिख लो, इक्वल टू साइन tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x का dx। ऐसा लिख लो। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, आपको स्पष्ट दिखने लगा कि इसका अवकलन ये है, स्पष्ट दिखने लगा। ठीक है ना। अब मान लो, माना tan इनवर्स x बराबर t, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू d/dx t। आएगा नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x² इक्वल टू dt अपॉन। अच्छा एक बात बताओ, जिस बच्चे ने अवकलन नहीं पढ़ा हो, 0 बिल्कुल नहीं बनेगा। निरीक्षण विधि वाला सवाल तो जिंदगी में नहीं बनेगा, नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्या करना है, अभी आगे dx से गुणा कर दो तो 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। अब देखो जरा इसमें, देखो ये पूरा क्या बन गया, dt, ये बन गया t। तो यहाँ पर लिख दो प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन
करने पर, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू टेन वर्सेस 1/1 प्लस एक्स इसका dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन टी और dt। अब साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी का मान वापस कर दो, टी का मान रखने पर, ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस कॉस 10 प्लस सी, ये आंसर आ गया। समझ आ गई ना बात सभी को। तो प्रतिस्थापन का जो मेन पर्पस है वो आप इसमें समझ गए, ठीक है ना। अब जरा प्रश्नावली के सवालों पर आप देखिए जरा उसको।